पास कुछ ट्रेजर है वो कौन लोग हैं और जिनके पास समय है वो कौन लोग। तो उन्होंने ढूंढा तो उन्हें पता चला गया कि इस बहुजन समाज के पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारियों के पास दो चीज़ें क्या है उनके पास, ट्रेजर और टैलेंट। शिक्षित होने की वजह से वो टैलेंट कैसे पैदा हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट की मैं बात कर रहा था, रह गई। तो पूना पैक्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि इस जो अछूत समाज है उस समाज के लोगों को शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, आई थिंक क्लॉज नंबर 9 और 10 पे लिखा हुआ। ठीक है, बाबा साहब इसी बात की वजह से क्या हुआ, कंप्रोमाइज करने को राजी हुए। सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे वो, फिर जॉइंट इलेक्टोरेट में जाना पड़ा। आप बोलेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, जॉइंट इलेक्टोरेट क्या है। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें जाएंगे हम पहले। तो एक तो क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट, एक होता है जॉइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर की क्या डिमांड थी कि हमें सेपरेट चाहिए। सेपरेट का मतलब है खासकर जो अस्पृश्य समाज है उसकी समस्या दूसरे समाजों से क्या है, अलग है। तो क्या किया जाए, उनको जैसे सिखों को दे दिया आपने, सिख का नुमाइंदा होगा तो सिख ही चुनेंगे उसको, मुसलमान होगा तो मुसलमान चुनेंगे, हिंदू होगा तो हिंदू को हिंदू चुनेंगे, क्रिश्चियन को क्या चुनेंगे, क्रिश्चियन चुनेंगे। ऐसे ही हम भी अलग पहचान रखते हैं। शेड्यूल कास्ट की पहचान क्या है, एक विशिष्ट पहचान उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके लिए। हमारी पहचान भी अलग है, इसलिए हमें भी क्या किया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पहचान को मूर्त रूप देने के लिए, खासकर एससी और एसटी की पहचान को बताने के लिए कि उनको एससी और एसटी क्यों कहा जाता है, उन्होंने 1948 में दूसरी किताब लिखी। ठीक है, उसका नाम था द अनटचेबल करके। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अस्पृश्यता का जो व्यवहार होता है ना वो एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे आपके साथ अछूतपन का व्यवहार करते, आप भी करते हैं दूसरों के साथ। उन्होंने उसके साक्ष्य दिए। दूसरा उन्होंने कहा कि दो आधार हैं अस्पृश्य होने के। पहचान क्या है अस्पृश्यता की, एक तो इन समुदायों के साथ क्या होता है, अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। किसके आधार पर, मांस खाने के आधार पर, बीफ ईटिंग, और दूसरा ये जो बुद्ध का जो धर्म है, परंपरा है, उसको मानते हैं। दो बातें लिखी उन्होंने। जैसे शूद्रों के बारे में लिखा ना उन्होंने, ऐसे किसके बारे में लिखा उन्होंने, एससी एसटी के बारे में। क्या पहचान है, तो उनकी बीफ खाते हैं और दूसरा क्या करते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं। और जो जितना अधिक मानता है उसको, वो उतना क्या है, अछूत है। या आप बीफ खाने लगो तो घर में अस्पृश्यता नहीं होना कि भाई ये इसके बर्तन क्या करो, अलग रखो। अब ये जो मसला है ना, ये जो शेड्यूल बनी, मैं इधर आता हूँ, जो शेड्यूल बनी, शेड्यूल, भाई पीछे से थोड़ा बात ना करें आप, ठीक है। शेड्यूल बनी कास्ट की और बनी ट्राइब्स की। ठीक है, तो इसका कुछ आधार रहा होगा ना, या ऐसे बन गई है, इसको वैधानिक मान्यता भी मिली। ये एक विशिष्ट पहचान है और इसका आधार क्या है, बीफ ईटिंग और अलग धर्म को मानना। इसलिए क्या हुआ, शेड्यूल कास्ट की 1600 जातियों को एक शेड्यूल में रखा गया। 1936 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर निकला, 1600 जातियों को क्या रखा गया, एससी की कैटेगरी में, और 1000 को रखा गया किसमें, एसटी की कैटेगरी में। अब ये एससी और एसटी जो बना, विशिष्ट पहचान के आधार पर बना। बाबा साहब ने ये लड़ाई भी 1919 से लेकर 1949 तक लड़ी। तब आप लोगों को क्या मिला, ये रिजर्वेशन का अधिकार मिला। अगर पहचान अलग ना होती तो आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए अलग। यही आधार बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां रखा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसी आधार पर इनके लिए क्या मांगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, कि अगर शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट है तो उसको शेड्यूल कास्ट के लोग ही चुनेंगे। क्यों चुनेंगे, क्योंकि अगर दूसरे लोग उसके नुमाइंदे को चुनेंगे तो वो उसको चुनेंगे जो उनके हित की बात करता होगा, और अपने लोग किसको चुनेंगे, जो अपने हित की बात करेगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार को राजी किया और सरकार ने 17 अगस्त
1932 को ये घोषणा कर दी थी कि जो ये समुदाय है इनके लिए क्या होगी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होगी। और शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने 78 सीटें क्या कर दी थी, रिजर्व कर दी थी। ठीक है, एक कमेटी बनी थी, ठीक है, माइनॉरिटी कमेटी थी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके सामने मसला ये आया था। तो उसमें गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्ना, मौलाना आज़ाद और बहुत बड़े बड़े नेता, ठीक है, उसके मेंबर थे। तो इसको इसी को लेकर सबसे ज़्यादा झंझट था। गांधी जी का विरोध था इस बात पे, वो कहते थे कि सेपरेट नहीं होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए। अगर सेपरेट होगा तो इससे हिंदू धर्म का विभाजन हो जाएगा। थोड़ी देर में वाइंड अप कर लेते हैं इसको, आपको थोड़ी तकलीफ हो रही, ज़्यादा बोर तो नहीं कर रहा मैं आपको? हाँ, तो आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ आप लोग, है ना। अम्बेडकर का कहना ये था, भाई 5 साल तो साथ रहेंगे, एक दिन वोट ही तो अलग डालना, अलग कैसे हो जाएंगे? तो गांधी बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको लेके कोई समाधान नहीं हुआ। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, या तो आप समाधान निकालो इसका सब लोग मिलके, जितने भारत के प्रतिनिधि हैं, और अगर नहीं निकाल पाते हो तो फिर सरकार के ऊपर छोड़ना होगा आपको। और उन्होंने क्या किया, एक शपथ पत्र पे सबके साइन करवा लिए, गांधी जी ने भी साइन किए थे उसमें, कि अगर हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे 1 हफ्ते के अंदर तो क्या करेंगे, जो सरकार जो निर्णय लेगी हम क्या करेंगे, उसको मान्य करेंगे। जब 1 हफ्ते में नतीजे पे नहीं पहुंचे तो सरकार ने क्या किया, निर्णय ले लिया, उन्होंने डबल वोट का अधिकार दिया शेड्यूल कास्ट को। एक से अपना नुमाइंदा चुनेंगे और दूसरे से क्या चुनेंगे, वो जनरल सीट पे वोट डालेंगे। तो बाबा साहब ने कहा वो दूसरे नंबर का जो वोट का अधिकार है ना, हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। बोले कैसे? क्योंकि अपना तो चुनेंगे चुनेंगे, दूसरा हम उसको चुनेंगे जो हमारे हित की बात करे। गांधी ने वहाँ से निकले, उसका विरोध करना शुरू किया कि अगर अंग्रेजों ने ये घोषणा की तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। रोम से उन्होंने, अंग्रेज समझ गए धमकी दे रहे हैं, और जब वो आए घोषणा होगी तो पूना में आके क्या हुए, धरने पे बैठे। उन्होंने पूरी जिंदगी में इन वर्गों के लिए एक ही धरना किया, पूरी जिंदगी में। बहुत धरने किए उन्होंने जिंदगी में, भूख हड़ताल एक ही किया, वो भी इनके अधिकारों को क्या करने के लिए, छीनने के लिए। गांधी हमारे बहुत लोगों के दिल में बैठे हुए हैं। ठीक है, बाबा साहब ने एक किताब लिखी 1946 में, एक और किताब लिखी जिसे हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ठीक है, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। अगर आप वो किताब पढ़ोगे ना तो आपके कानों के पर्दे खुल जाएंगे कि आपके बारे में ये क्या क्या सोचते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हम ना भावुक लोग हैं, भावुक होकर काम करना शुरू करते हैं, समझदारी से नहीं करते। तो जब ये धरने में बैठ गए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ हल्ला गुल्ला हो गया। गांधी बड़े नेता थे उस समय, तो लोगों को लगा गांधी जी की जान बचाना बहुत जरूरी है, और ये इधर 7 करोड़ लोगों की जान जाए तो जाए, कोई बात नहीं। बाबा साहब से उन्होंने अप्रोच किया। बाबा साहब ने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी ठोस मुद्दे पर। आप चाहो कि मैं ऐसे साइन कर दूं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि एक तरफ एक आदमी की जिंदगी का सवाल है और दूसरी तरफ 7 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल। कितना? 7 करोड़, उनकी एक जनरेशन का, उनकी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है जिंदगी का। फिर एक गाड़गे धर्मशाला है, उसमें बातचीत शुरू हुई, तो बाबा साहब को दबाव डाल रहे थे, मान जाओ। बाबा साहब ने कहा मैं साइन नहीं करूंगा, अगर आप चाहते हो तो सामने बिजली का खंभा है, उस पर बांध के मुझे लटका के मार सकते, लेकिन मैं साइन जब तक आप ठोस मुद्दे पर। फिर ये मसौदा तैयार किया गया, पुनः पैक का साइन किया गया। और बाबा साहब ने लिखा, एक किताब है, एक ऊके करके नागपुर के एक लेखक है, उन्होंने लिखा है उस किताब में, क्या हुआ रात को जब पता लगा गांधी जी को कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था, मैं वहाँ अम्बेडकर से क्या हो गया, हार के आ गया। जिस लड़ाई के लिए मुझे भेजा था मैं उसमें क्या गया, हार गया, अम्बेडकर जीत गए। और अब ये मुझे जीना चाहते नहीं, कांग्रेस के लोग भी नहीं चाहते थे, इनका काम खत्म हो गया, भाई इनको क्या करो। उनको ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने रात को अपनी पत्नी को भेजा बाबा साहब के पास, कस्तूरबा। ठीक है, और उन्होंने अपना दामन फैला के भीख मांगी बाबा साहब से कि मैं आपके सामने अपने पति के जीवन की क्या मांगते हूँ,
भीख मांगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि उस रात को मैं शायद इस पृथ्वी पर एक अकेला ऐसा इंसान था जो सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति में था। एक तरफ 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल था और दूसरी तरफ नैतिकता को बचाने का सवाल। कोई आपसे आए और झोली भीख मांगे अपने जीवन की, तो नैतिकता क्या कहती है कि जीवन दान देना चाहिए। अधिकारों की लड़ाई तो हम क्या करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो बाबा साहब ने कहा मेरा अंदर से आवाज़ आई कि नैतिकता जिंदा रहनी चाहिए। अधिकारों की लड़ाई तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में भी लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कॉल लिया कि मैंने इसलिए क्या किया, मैं तैयार हूँ। तो ये जो 78 सीट थी उसकी जगह जब ये जॉइंट हुआ ना मसला, तो वो 141 कर दिया गया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है ना, 24 सितंबर आने वाला है, परसों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूना पैक्ट की जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हो सकता है आप में से भी मनाते हो, जानकारी ना होने के कारण। मान्यवर कांशीराम साहब ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पूना पैक्ट साइन किया तो उन्होंने कहा इसका धिक्कार करना, इसको सेलिब्रेट मत करना। क्या करना, इसको धिक्कार करना, ये लिख के गए कह के वो। लेकिन कमाल की बात है, उनके अपने लोग, समाज के लोग, उनके अनुयायी क्या करते हैं भाई, उनकी वो पूना पैक्ट को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि आज से चमचा युग की शुरुआत हो गई। हमको पछाड़ा जाएगा, हमको सताया जाएगा, हमारे पर अन्याय अत्याचार किए जाएंगे। किसके माध्यम से? चमचों के माध्यम से। चमचे सौदेबाजी करेंगे समाज की, चमचे पैदा होंगे अलग अलग दलों में, और वही हमारे बीच में आके क्या करेंगे, समाज का सौदा करेंगे। तो जब 1982 में क्या कर रहे थे महाराष्ट्र के लोग, गोल्डन जुबली मना रहे थे पूना पैक्ट के 50 साल में थे, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको समझाने के लिए बोले तुम जुबली मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम्हें तो धिक्कार मनाना चाहिए, बाबा साहब कह के गए ऐसा। तो उन्होंने एक किताब लिखी, एकमात्र किताब लिखी पूरी जिंदगी, चमचा युग। और वो किताब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनोविज्ञान को समझना कि चमचे कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना हम लोग, उधर हॉल में बैठे थे, क्या हम किससे ठगे गए हैं? चमचों के माध्यम से। उन चमचों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और कांशीराम साहब कहते थे चमचों पे वार मत करो, उस पे वार करो जिस हाथ से चमचा पकड़ा जाता है। आपको ये पहचान करने की जरूरत है कि चमचे कहाँ पर होते हैं, कौन चलाता है उनको, उस हाथ पे प्रहार करो। और ऐसे जो दल हैं जो पैदा करने हैं उन पे प्रहार करो तो चमचे छूट जाते हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए उसी पूना पैक्ट में क्या हुआ, ये जो बम से बनाना, इसमें क्लॉज नंबर 10 पे लिखा था कि इन वर्गों को क्या होगा, शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब वायसराय की काउंसिल में मेंबर थे, मिनिस्टर थे, उनके पास 3 मंत्रालय थे 1942 से 46 तक, ठीक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने निम्नलिखित साहब वायसराय थे, उनको एक पत्र लिखा सीक्रेट, चुपचाप, हवा ना लगे किसी, ठीक है। उन्होंने लिखा पूना पैक्ट के क्लॉज नंबर फला फला में ये व्यवस्था की गई है कि इन वर्गों को क्या दिया जाएगा, शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा। इसलिए 1943 में एक ऑर्डर पास किया गया कि इन वर्गों को शिक्षा में और नौकरियों में क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, SC ST को। तो उससे पढ़ लिख के क्या हुआ, 1930-35 सालों में एक इंटेलेक्चुअल वर्ग पैदा हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर की दुखती रग थी कि वो ना पढ़े लिखे लोगों से बहुत प्रताड़ित थे। और 18 मार्च 1956 को उन्होंने आगरा में लाल किला है ना, लाल किले के मैदान में एक भाषण दिया। तो 56 में वो चलने फिरने लायक स्थिति में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी है ना, इन अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बनाने में, संरक्षित करने में लगा दी, और उसका फ़ायदा कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उठाया। किसने उठाया? मेरे आंदोलन का जो भी फल मिला है ना अभी तक, उसका फ़ायदा किसने उठाया? कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उठाया है। लेकिन उन्होंने अपने कृत्यों से मुझे सोचने पर मजबूर। और मैं जो गांव से लोग आए थे ना, मजदूर, गरीब, भूमिहीन लोग, उन्होंने कहा जब मुझे आपके बारे में सोचने की बारी आई ना, तो मेरा शरीर क्या नहीं देता, साथ में देता। मेरा वक्त बहुत कम है मेरे पास। मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए कि मेरे हाथ में डंडा है, मैं डंडा लेके आगे आगे चलूँगा,
और जितनी ज़मीन पे मैं चल सकूं उतनी ज़मीन पे क्या कर लेना, ठीक है, जितनी ज़मीन पे मैं चल सकूं उतनी ज़मीन पे क्या कर लेना आप, कब्जा करें। और उन्होंने लिखा है ना अंतिम संदेश में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे पास किस लिए आते हैं, बाबा साहब नौकरी तो दिलवा दी, प्रमोशन करवा दो, मलाईदार डिपार्टमेंट नहीं है तो मलाईदार डिपार्टमेंट दिलवा दो। कोई भी व्यक्ति एक ऐसा नहीं आता जो कहता हो आपकी वजह से मुझे नौकरी मिली है, मैं कुछ सामाजिक काम करना चाहता हूँ, एक बंदा ऐसा नहीं होता। तो शायद ये बात ना महसूस हुई मान्यवर साहब को, तो उनको लगा कि इन लोगों को काम में लगाया जा सकता है, इन लोगों के हुनर का, इन लोगों के पैसे का, इन लोगों के समय का क्या किया जा सकता है, समाज के उन्नति में, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले 2 टी है ना, ये है किसके पास, एम्प्लॉइज के पास, ठीक है, उनके पास टाइम है, उनके पास टैलेंट है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, समय का अभाव। तो समय कहाँ से लाएं, तो फिर उन्होंने दूसरी नजर लगाई कि समाज का यूथ है पढ़ा लिखा, ऐसे खाली घूमता रहता है, कोई बाल बढ़ा के घूमता रहता है, कोई फ़ोन देखता रहता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज से आके कहीं फिल्म देखने चला जाता है, ऐसे लोगों के पास भी हुनर है, 2 चीज़ें हैं उनके पास। पढ़ते लिखते हैं लोग, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, डिग्री कॉलेज जाते हैं, उनके पास भी 2 टी हैं, टैलेंट है और टाइम। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए साथ में तो तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर। और जहाँ वोट है जिन लोगों के पास, अगर मैं नहीं जा सकता, जैसे मैं यहाँ आया, मेरी मतलब आप समझिए मजबूरी है, मैं इतना समय नहीं दे सकता, लेकिन अगर कुछ यूथ को समझ में आए तो गाँव गाँव में फैल सकते हैं ना बात को समझ के। और कर्मचारी लोग क्या कर सकते हैं, उनको सहयोग दे सकते हैं, भाई तुमको गाड़ी घोड़े के लिए, पेट्रोल के लिए, नाश्ते पानी के लिए कुछ लगता है तो लो और तुम जाओ। लेकिन ये भी संगठन के माध्यम से, इंडिविजुअल नहीं। इसलिए बामसेफ बनाया उन्होंने, किसके लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। बाबा साहब ने एक नारा दिया ना 1924-25 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, तो उसका एक स्लोगन दिया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। फिर उन्होंने क्या बनाया, कांचीराम साहब ने दूसरा संगठन बनाया, BVF, DS4 बनाया था, बाद में BVF का नाम दिया गया उसको, DS4 बनाया। एक क्या का काम करेगा, एजिटेट करेगा, ठीक है। और तीसरा बनाया उन्होंने क्या, BS, ये किस लिए बनाया, ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए। क्योंकि हमारी जो समस्या है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की, बगैर संगठन के हल नहीं हो सकती। और समस्याएं कैसी है, राष्ट्रीय है या प्रादेशिक है, समस्या राष्ट्रीय है या प्रादेशिक है, गरीबी और जाति की समस्या प्रादेशिक है, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय है तो उसके लिए संगठन कैसा चाहिए, राष्ट्रीय चाहिए। ये बात तो समझ में आती है ना। तो इसलिए राष्ट्रीय संगठन को बनाने के लिए हमें क्या देने की जरूरत है, समय, धन और बुद्धि और वोट। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में 24 और 25 अप्रैल को, उन्होंने समस्याएं बताई, मार्ग भी बताया, उसका उपाय भी क्या बताया। 24 और 25 अप्रैल को 1948 को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की 2 दिन की क्या था, सम्मेलन था लखनऊ में। तो उसमें उन्होंने कहा अगर हमें अपनी समस्याओं का निराकरण करना है तो हमें क्या करना होगा, राष्ट्रीय स्तर का एक नेतृत्व, क्या, राष्ट्रीय स्तर पर एक नेतृत्व, एक पार्टी और एक प्रोग्राम, हमें एक प्रोग्राम के तले हमें क्या होना होगा, संगठित होना होगा। तब हम अपनी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। क्या करना होगा, एक राष्ट्रीय नेतृत्व, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक राष्ट्रीय प्रोग्राम। राष्ट्रीय एक नेता, एक दल और एक प्रोग्राम के बैनर के तले हमें क्या होना होगा,
संगठित होना होगा, संगठित, संघर्ष नहीं करना होगा, संगठित होना होगा। तो हम अपनी समस्याओं से क्या पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और संगठित करने के लिए क्या चाहिए, आपको समाज को जोड़ने की जरूरत है। जो जातियों में बिखरा हुआ समाज है, आपस में भाईचारा पैदा करने की क्या है, जरूरत है या नहीं है। भाईचारा पैदा करने के लिए दिमाग चाहिए, पैसा भी लगता है, कुछ समय भी लगता है कि नहीं लगता। लेकिन हम ये देने को राजी नहीं है। अगर देंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे। संगठन चलाना कोई आसान, देखो संगठन चलाने के लिए क्या चाहिए, धन जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। नेतृत्व चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर एक करने वाला, ऐसा नहीं अलग पार्टी अलग दल जगह जगह क्या कर रखे हैं, संगठन बना रखे, जगह जगह नेता बन गए, उससे कोई हल होने वाला। आप दूसरे दुश्मनों से सीखो ना। जब जब जरूरत होती है एक ही नेतृत्व एक ही दल के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं वो 15% वाले। पहले कांग्रेस के पीछे थे, अब किसके पीछे, बाकी आपको बहका लेते हैं, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है उनको। इकट्ठे हैं नहीं आज की डेट में। फिर आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा नहीं, वो जब इकट्ठा हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते। ये बात मान्यवर कांशीराम साहब को समझ में आई, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक नेतृत्व खड़ा करने के लिए लगाई। पूरे देश में घूम घूम के उन्होंने करीब बाउंसर के बताते 2 लाख कार्यकर्ता तैयार, कितने, जिसमें से 28,000 फुल टाइमर थे। फुल टाइमर कितने, 28,000। आप जो देख रहे हैं ना बदलाव कुछ हुआ, ऐसे नहीं हुआ कोई आया जादू की छड़ी घुमा दी उसने। 2 लाख आंशिक कार्यकर्ता और 28,000 पूर्णकालिक, पूरा सब कुछ छोड़ के देश भर में घूमते थे रात दिन। कोई रात को कहीं सोता है, कहीं जंगल में सोता है। कितनी कहानियां मैंने सुनी है, डरते थे लोग तो रात को भूसा भरते ना, गेहूं का भूसा, उसमें सो जाते थे। कोई उपलों के उसमें छुप के सो जाता था, डर लगता था कि कोई रात को भाई यहाँ मान लो पलामू से निकले कोई मार दे तो क्या करो, यहीं पे छुप जाओ कहीं। अगर हमें इस कारवां को और आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करने की जरूरत है, अपने बहुजन मिशनरी कार्यकर्ता पैदा करने की क्या है आवश्यकता। कहते हैं ना सबसे बड़ा दान पता है क्या होता है, बच्चे का होता है। किसका होता है, हम तो पैसा थोड़ा समय देने को राजी नहीं, बच्चों का दान कैसे करेंगे। इस आंदोलन को चलाने के लिए दान करने की जरूरत है नहीं, हमें इतनी भावना होनी चाहिए कि अगर बच्चों की आवश्यकता पड़े इस मूवमेंट को चलाने के लिए तो उनको भी दान करने के लिए क्या हो, तैयार हो। बुद्ध ने पता है क्या किया अपनी जिंदगी में, अगर आप बुद्ध के बारे में कुछ विचार करते हैं, बुद्ध ने परंपरा चलाई क्या करने की, बच्चे दान करने की, संघ को। और ये हमारा संघ है ना, संघ है या नहीं है, ये संघ मतलब संगठन है ना। तो हम तो पता है क्या कर रहे हैं भाई, ना पैसा दे रहे ना समय दे रहे, तो बच्चे कहाँ से देंगे। किसी है जिगर, अपने जिगर के टुकड़े को बोले जा तू काम कर, और हम सोचते हैं ऐसे परिवर्तन हो जाए, ऐसे कोई बुद्ध बन जाएगा, कोई कांशीराम बन जाएगा, संभव नहीं है ये। हमको यहाँ तक तैयारी करनी है अपनी, मैं आपसे कह रहा हूँ आज। अब मानना या ना मानना आपकी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अपने महापुरुषों से सीखा है कि हमें अगर आवश्यकता लगे तो अपने बच्चों को भी बचपन से तैयार करना चाहिए इस काम में लगने के लिए। क्योंकि हमसे दूसरी बड़ी गलती क्या होती है, हम अपने परिवारों को शामिल इस काम में करते नहीं हैं। हम अपने बच्चों को नहीं बताते, हम अपनी पत्नी को नहीं बताते, हमने अपने भाई बहनों को क्या करते हैं, इस आंदोलन से परिचित कराते नहीं है, इसलिए हमारा घर में विरोध है। तो कांशीराम साहब कहते थे कि एक साथ में 5 पीढ़ियों को तैयार करता हूँ। कितनी को, क्योंकि जब भी कार्यक्रम लगाता था कंपलसरी है कि आपके बाप दादा, दादा, पिताजी, स्वयं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे उस प्रोग्राम में आने चाहिए। तो आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, दादा भी समझ रहे हैं, पिताजी भी समझ रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं, बीवी भी समझ रहे हैं और बच्चे भी समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अकेले अकेले भगते हैं या नहीं, ऐसी बात, अकेले अकेले भगते रहते। पता चला जैसे मैं यहाँ आ गया, मैं अपनी बीवी को ना लूँ, कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ जा रहा, कहाँ घूम रहा, कहाँ मजे कर रहा होगा। नेचुरल है ना, स्वाभाविक सवाल आना पैदा होना मन में, और आदमी शंका कर जाती है। अगर उन्हें क्लियर है कि हमारा पति बाहर गया है, किसी गलत काम से नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ भाई हम घर संभाल लेंगे। और नहीं बताएंगे तो मुश्किल होगी। बच्चे, अगर बच्चों को ना समझाएं, परिचित ना करें, छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती 4-4, 5-5 घंटे 2-2 दिन समझाने के लिए।
खुद समझते हैं। वो बच्चे हमारे माहौल देखते हैं, मेरे बच्चे हैं 2 बच्चे छोटे छोटे, वो हमसे पूछते हैं पापा इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए। छोटा बेटा कहता है पापा मैं भी लगूंगा आपकी तरह काम करने। मैंने उसे कभी कहा नहीं कि तू कर, लेकिन उसको लगता है कि भाई कुछ करना। अगर इस बचपन में भावना गई, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं शायद 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं अपने पिताजी को देखता हूँ। हमारा नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के नीचे सभा होती थी, मीटिंग होती थी, तो कुछ चंदा इकट्ठा करना, कुछ मीटिंग, कोई एट्रोसिटी का केस हो गया उसका केस लड़ना, सब लोग चंदा इकट्ठा कर करके आज पता हम बहुत सक्षम हैं। 1980 से और 2024 में हम आज बहुत सक्षम में हैं, लेकिन हमें क्या नहीं है, इच्छा नहीं है परिवर्तन। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास ट्रेजर है, हमारे पास वोट है, लेकिन क्या नहीं है, इच्छा नहीं है परिवर्तन। तो उन्होंने एक फॉर्मूला और दिया, मैं वाइंड अप करूंगा इसको। N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज। पढ़े लिखे लोग, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये कहता है कि पढ़े लिखे लोग, कर्मचारी, अधिकारी, संपन्न लोग क्यों ये परिवर्तन का काम नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं प्रोफेसर हो गया, आप अधिकारी हो गए, कोई कलेक्टर बन गया, उसको क्या जरूरत है परिवर्तन की? नहीं है। तो क्या करना है, जिनमें जरूरत है उनके पास जाना, उनको समझाना, जागरूक करना। दूसरी बात क्या है, इच्छा है? इच्छा नहीं है परिवर्तन की। जिनको जरूरत है उनमें क्या नहीं है, इच्छा नहीं है। तो क्या करना है, इच्छा पैदा करना। जैसे हम बात कर रहे हैं ना अभी घंटों से, क्या कर रहे हैं हम? अल्टीमेटली इच्छा पैदा कर रहे हैं कि परिवर्तन का, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलना चाहिए। जिनमें इच्छा नहीं है, भले आए बेमन से आ गए, गलती से आ गए, तो कुछ 10-5 लोगों के तो पल्ले लगेगी ना बात, कुछ दिल की बात दिल से मिलेगी ना जाके। हमारे दिल का दर्द आपके दिल के दर्द में मिलेगा तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? और क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए आपको। तो तीनों चीज है, लेकिन उसका उपयोग करना आना चाहिए। तो क्या चाहिए? जरूरत को पहचानना जरूरी है, किसकी कैसी जरूरत है। हाँ, डी फॉर डिजायर, इच्छा शक्ति। क्या चाहिए? जरूरत, इच्छा शक्ति और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज। चेंज मतलब सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। ये 2-3 फॉर्मूले उन्होंने नटसेल में बताए, ठीक है। और इन्हीं फॉर्मूलों पे चल के बहन जी ने, मान्यवर साहब ने इस कारवां को क्या किया, यहाँ तक बढ़ाया। आपकी कुछ इज्जत बचाने का, मान सम्मान बचाने का काम उन्होंने क्या किया, अनवरत जारी रखा है। इसलिए हमें इसमें कुछ सहयोग करने की क्या है, जरूरत है। ऐसा ना समझे मैं आ गया या कुछ हमारे साहब आ गए, केंद्रीय प्रभारी है, अपने बाम सेब के हो गए, जिला कोऑर्डिनेटर हो गए, बोले इनके पास कोई मशीन नोट छापने की मशीन है, उससे बात बनने वाली नहीं। ये जो मिशनरी भावना है ना, आपने देखा क्रिश्चियन मिशनरियों ने क्या किया, ये मिशनरियों की जमीन है ना ये झारखंड, क्या किया पता है? आप उनके बारे में जानते हैं? उन्होंने अपना ब्राइट से ब्राइट कैरियर छोड़ दिया। कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, कोई इंजीनियर था, कोई साइंटिस्ट था, और कहाँ काम कर रहे थे? इन झारखंड के जंगलों में आके काम कर रहे थे। क्यों? उनको लगता था इनको शिक्षित करना जरूरी है। अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया। एक वैरियर एल्विन नाम को मैं जानता हूँ, कितने सारे लोगों को अपना इतना ब्राइट कैरियर छोड़ के क्या हो गए, इस काम में लगे, जंगलों की खाक छान कर। स्कूल खोले उन्होंने और स्वास्थ्य केंद्र खोले, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए जो संगठन है हमारे, तीनों संगठन, ये हम कार्य क्या है, शिक्षा के स्कूल हैं। जो शिक्षा हमने उस स्कूल में लिए ना, ये वाली शिक्षा वहाँ नहीं मिलती। हमें पढ़ाने वाला पता है, मैंने कहा ना पढ़े लिखे लोग कम समझदार क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पढ़ाने लिखाने वाले हमारे दुश्मन रहे हैं ज़्यादातर। उन्होंने हम अपनी भाषा में, अपने विचारों में, अपने चिन्हों में पढ़ाया है। अगर हमें कुछ अपना करना है तो इन बाबाओं के स्कूल में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें शामिल हो तो हम इस काम को, इसलिए क्या करना है, एक बात और ध्यान में रखनी है कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर
हमारे पास आज एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, तो क्यों ना हम उसको मजबूत करने में लगे। मैं लास्ट में, ज़्यादा तो नहीं, बाकी कुछ सवाल होंगे आपके तो आप पूछ लेंगे, मैं लास्ट में कुछ बातें थोड़ी सी वाइंड अप कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि यात्रा ज़िंदगी की बहुत लंबी है, चलती रहती है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं। और एक दिन में ज़्यादा बातें करना भी क्या होता है, थोड़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि पता चला एक के बाद वो हजम नहीं हो रहा, दूसरा डाले जा रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है। तो मैं अभी तो बामसेब की बात कर रहे थे हम, लेकिन हमारा दूसरा भी एक फ्रंट है बीएसपी, या यूँ कहीं इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो 1993 में एक बुकलेट पब्लिश की थी, शायद जब हमारी सरकार बनी थी, पहली सरकार, साझा सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहला सवाल यह आया, मैं समझता हूँ आपके सामने भी है प्रश्न, कि अगर बीएसपी बनी है तो किसके लिए बनी है, क्या काम करने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। एजेंडा क्लियर होना चाहिए ना हमारे लोगों के सामने। जैसे आप बाम से जुड़े हैं, शैडो ऑर्गेनाइजेशन। शैडो पता है क्यों कहते हैं इसको? मालूम है आपको इसको शैडो क्यों कहते हैं? शैडो इसलिए कहते हैं, इसका नाम, इसका पता, इसका पद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और शैडो क्या है, जैसे शरीर है ना, जैसे मेरी परछाई तो चलती दिखती तो है, लेकिन पकड़ी नहीं जा सकती। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि इसको हम रजिस्टर नहीं कराएंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर कराओ। रजिस्टर कराते तो अपने पद का नाम पता खुद सरकार के पास आप क्या करते हो, दे के आते हो। कितना आपने खर्चा किया, साल का बजट आपको देना होता है, फिर उनको पकड़ने में आपको क्या होती है, आसानी होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आई बात, उन्होंने बोला हम तो रजिस्टर कराएंगे, इसी बात पर तो झगड़ा हुआ।